ठीक है, सीधा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अपने नोट्स में। ऑयल स्प्रेड ऑन कोल्ड वाटर। अगर ठंडे पानी के ऊपर आप तेल को गिराओगे तो फैल जाएगा, जबकि इट रिमेन्स एट ड्रॉप। अगर आप तवे के ऊपर, गर्म तवे के ऊपर पानी को फेंकें तो वो क्या होता है, एक ड्रॉप बन जाता है। ठीक है, ठंडे पानी के ऊपर तेल को फेंकेंगे तो फैल जाएगा, और गर्म पानी के ऊपर अगर आप तेल को फेंकेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक ड्रॉप बन जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज सरफेस टेंशन ऑफ ऑयल इज लेस इन केस ऑफ कोल्ड वाटर एंड इट इज ग्रेटर इन केस ऑफ हॉट वाटर। कि सरफेस टेंशन जो होती है ऑयल की, वो कोल्ड वाटर के केस में कम होती है, जबकि हॉट वाटर के केस में इट इज ग्रेटर। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा है, नेक्स्ट टॉपिक है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या होती है? कैपिलैरिटी क्या है कि जैसे आपने मान लो कोई कपड़ा लिया, आपने उसका छोटा सा टिप जो है उसको पानी में डुबो दिया, तो आप देखते हो कपड़ा ऊपर तक गीला हो जाता है। ऐसा होता है ना। अच्छा, जैसे प्लांट है हमारे, तो प्लांट जो है अपना फूड कैसे लेते हैं? प्लांट का फूड क्या है? वाटर है ना। प्लांट का फूड वाटर है, वाटर के साथ और केमिकल्स हैं जो नीचे से वो लेता है, पर वो केमिकल्स तो जा नहीं सकते ऊपर, तो केमिकल वाटर के साथ मिक्स होके प्लांट को जाते हैं। जैसे आप खाद देते हो, ठीक है, तो खाद ऊपर कैसे जाएगी? अपने आप तो चल के तो जाएगी नहीं, है ना। तो वो क्या करते हैं, वाटर के साथ मिक्स होते हैं। जैसे हम प्लांट लगाते हैं, खाद देते हैं, उसमें हम पानी देते हैं। ठीक है, पानी में क्या होता है, वो खाद जो होती है, वो जो केमिकल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, और वो केमिकल जो वाटर की हेल्प से, इस प्रोसेस की हेल्प से, कैपिलैरिटी की हेल्प से वाटर के प्लांट के ऊपर की तरफ को जाते हैं। ठीक, तो कैपिलैरिटी क्या है? उससे कैपिलैरिटी समझने से पहले हमें एक चीज समझनी होगी। कैपिलरी, कैपिलरी क्या होती है? ठीक है, तो कैपिलरी क्या है? कैपिलरी इज ए ट्यूब। एक ट्यूब होगी, ठीक है, बहुत पतली सी ट्यूब होगी। कैपिलरी क्या होगी? बहुत पतली सी ट्यूब होगी। इट इज द ट्यूब विद वेरी फाइन बोर, BORE। इट इज द ट्यूब विद वेरी फाइन बोर। उसके सेकेंड डेफिनेशन आती है कैपिलैरिटी। इट इज द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। इट इज द फिनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन ए कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब। तो जब मतलब ऐसा फिनोमिना जिसमें कैपिलरी ट्यूब के अंदर पानी राइज होता है या गिरता है, उसको क्या बोलते हैं? फिनोमिना को हम बोलते हैं कैपिलैरिटी। ठीक है, उसके आगे एक नोट लिखवाया मैंने। ठीक है, नोट क्या कहता है कि जब हम किसी कैपिलरी ट्यूब को किसी लिक्विड के अंदर डिप करते हैं, ठीक है, व्हेन ए कैपिलरी ट्यूब इज डिप्ड इन लिक्विड, ओके, द लेवल ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब इंक्रीजेस। कैपिलरी ट्यूब के अंदर लेवल या तो क्या होता है, इंक्रीज होता है, या क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, अच्छा, क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू कैपिलैरिटी। दिस इज ड्यू टू कैपिलैरिटी। ठीक है, कोई ट्यूब है, उसके अंदर लेवल ऑफ लिक्विड या तो राइज होगा या डिक्रीज होगा बाय द ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ कैपिलैरिटी। समझ गए? अच्छा, आगे है द राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। अब जो राइज हो रहा है लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब के अंदर, या फॉल हो रहा है लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब के अंदर, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ट्यूब का डायमीटर कितना है। डायमीटर ज्यादा है या बिल्कुल कम है, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना ज्यादा लिक्विड जो है इसमें। जैसे मान लो मैंने किसी कैपिलरी ट्यूब को किसी कंटेनर के अंदर डाल दिया, एक कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, तो नॉर्मल लिक्विड का लेवल ये है, पर अगर आप कैपिलरी ट्यूब को ऑब्जर्व करोगे तो उसमें लिक्विड या तो यहां पे होगा, राइज हो जाएगा, ठीक है, या तो लिक्विड जो होगा उसके अंदर क्या होगा, फॉल करेगा। ये लिक्विड है, ठीक है, ये कैपिलरी है, ठीक है, या तो उसमें क्या होगा, लेवल राइज होगा, या लेवल क्या होगा, फॉल करेगा।
इस तरह से। या तो आपको कैपिलरी कैसी लगेगी, कैपिलरी खाली पानी का लेवल तो ये है, कैपिलरी के अंदर पानी का लेवल इतना ही होना चाहिए, पर आप देखते हो कई बार ऐसा होता है और कई बार लेवल जो है वाटर का या लिक्विड का लेवल जो होता है उसमें अप हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है ड्यू टू कैपिलैरिटी, और ये चीज डिपेंड करती है कि जो ट्यूब है उसका जो साइज है, उसका डायमीटर जो है वो कितना है, डायमीटर बहुत कम है या थोड़ा ज्यादा है। अच्छा, कैपिलैरिटी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या हैं? आप ईंट ले लो, आप ईंट ले लो कोई, ठीक है, उसका छोटा सा पार्ट जो है आप पानी में डुबो दो, ठीक है, तो आप देखोगे थोड़ी देर में पूरी की पूरी ईंट ही गीली हो जाएगी। दूसरा एग्जांपल देखो, ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर होता है, अब तो अब इंक यूज नहीं करते, पहले इंक यूज करते थे, तो इंक ज्यादा हो जाती थी, उसको सुखाने के लिए हम क्या करते थे, ब्लॉटिंग पेपर का यूज करते थे, ठीक है। तो क्वेश्चन की फॉर्म में है, व्हाई द ब्रिक्स ऑफ वॉल प्लास्टर्ड विद सीमेंट। हम प्लास्टर क्यों करवाते हैं अपने घरों की दीवारों को, हम प्लास्टर क्यों करवाते हैं घरों की दीवारों को, ठीक है। जो ब्रिक्स होती हैं हमारी, उनके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो ब्रिक्स होती हैं उनके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है। जब रेनी सीजन आता है, बारिश का टाइम आता है, तो वो जो वाटर उनके ऊपर गिरता है तो वो क्या करती हैं, पोर्स जो होते हैं या ब्रिक्स जो होते हैं वाटर को सक कर लेती हैं, वाटर को चूस लेती हैं वो, तो उसके कारण क्या होगा, क्यों, क्योंकि जो कैपिलरीज बनी हुई हैं ब्रिक्स के अंदर, ठीक है, ड्यू टू कैपिलैरिटी एक्शन टू प्रिवेंट इट द वॉल्स आर प्लास्टर्ड। इस चीज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, दीवारों को क्या करते हैं, प्लास्टर करवाते हैं। ब्रिक्स जो होती है उसके अंदर बहुत छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, तो जैसे पानी ब्रिक्स के ऊपर गिरता है तो वो पानी जो होता है ब्रिक्स क्या करती है, उसको सक कर लेते हैं, जिससे आपके घर के अंदर क्या आ जाती है, सीलन आ जाती है, होता है ना ऐसा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्रिक्स जो होती हैं उनको क्या करते हैं, बाहर की तरफ से या अंदर की तरफ से, बाथरूम के अंदर टाइल्स लगवाते हो आप, वो भी इसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि प्लास्टर भी जो होता है कुछ ना कुछ पानी जो है वो सक कर लेता है, तो इसलिए बाथरूम में जहां पे ज्यादा पानी की वो रहता है वहां पे हम क्या करते हैं, क्या लगवा देते हैं, टाइल्स लगवा देते हैं, ताकि पानी उसके ऊपर गिरे और सीधे नीचे गिर जाए, ठीक है। अगला है, व्हाई डज वेट इंक एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लॉटिंग पेपर। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जो ब्लॉटिंग पेपर होता है उसमें भी फाइन पोर्स होते हैं, जो कि काम करते हैं किसका, कैपिलरी का काम करते हैं, और एक्ट एज कैपिलरी। When it is placed on the wet ink, जहां पे इंक गिर गई है, कहीं पे पानी गिर, आप जैसे मान लो कई जगह पे आप थोड़ा थोड़ा पानी गिरा हुआ है, तो आप क्या करते हो, कपड़ा लेते हो, कपड़े से उसको ऐसे रखोगे तो वो जगह क्या होती है, सूख जाती है। तो कपड़े के अंदर भी क्या है, पोर्स हैं, ठीक है, जो कि कैपिलरी का काम करते हैं, और जिससे क्या होता है, वो पानी को क्या कर लेते हैं, या इंक को क्या कर लेंगे, ब्लॉटिंग पेपर के केस में इंक को क्या कर लेंगे, वो सक कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन समर कॉटन ड्रेसेस आर प्रेफरेबल। गर्मियों में कॉटन की ड्रेसेस प्रेफर की जाती हैं, किस लिए, गर्मियों के अंदर कॉटन, कॉटन क्या करता है, कॉटन ड्रेसेस जो होती हैं उनके अंदर क्या होता है, वेरी फाइन पोर्स होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में पसीना आता है, व्हेन आवर बॉडी स्वेट्स, जैसे हमारी बॉडी में क्या आएगा, पसीना आएगा, तो वो जो हमारी जो हमने अंदर जो बनियान डाली है वो क्या करेगी, उस पसीने को क्या कर लेगी, कॉटन क्लॉथ क्या कर लेगा, उसको सक कर लेगा, जिससे आपको जो है वहां पे अंदर गीलेपन का एहसास नहीं होगा, ठीक है। तो इन समर कॉटन ड्रेसेस आर प्रेफरेबल, द कॉटन ड्रेसेस हैव वेरी फाइन पोर्स, व्हेन आवर बॉडी स्वेट्स दिस स्वेट इज सक्ड बाय द क्लॉथ ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ठीक है। जो मर्करी बैरोमीटर होता है, ऑलवेज रीड द प्रेशर लेस देन द एक्चुअल प्रेशर। जो मर्करी का बैरोमीटर रहता है वो प्रेशर को रीड करता है हमेशा लेस देन द एक्चुअल प्रेशर। ड्यू टू कैपिलरी एक्शन मर्करी इज डिप्रेस्ड इन द बैरोमीटर, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन मर्करी इज, आगे हम एक एक्सप्रेशन करेंगे उसमें ये चीजें आपको बिल्कुल समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। मर्करी इज डिप्रेस्ड इन द बैरोमीटर एंड इट ऑलवेज शो द लेस रीडिंग देन द एक्चुअल प्रेशर। जो एक्चुअल प्रेशर होता है मर्करी बैरोमीटर उससे कम की रीडिंग देता है,
ठीक है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। अब हम क्या करते हैं, जैसे आपने कोई फसल बीजनी है खेतों में, तो आप क्या करते हो, उसको हल चलाते हो या उसको आप खोदते हो, ठीक है ना। जो हार्ड आपकी फील्ड रहेगी उसके अंदर जो होगा वो पानी सक नहीं कर सकता है, कम पानी सक करेगा। जब हम उसको क्या कर देते हैं, हल चला देते हैं, उसको मिट्टी को खोद देते हैं, तो वहां पे क्या है, छोटी छोटी कैपिलरीज बन जाती हैं। जैसे हम पानी उसके ऊपर गिरता है तो वो एकदम से उसको क्या कर लेती है, मिट्टी भी क्या कर लेती है, उसको सक कर लेती है। एक हार्ड मिट्टी के ऊपर अगर आप पानी छोड़ोगे तो पानी भर जाएगा, ठीक है। अगर आप खुदी हुई मिट्टी के ऊपर पानी फेंकोगे तो वो एकदम से क्या होता है, अंदर चला जाता है ना। तो दैट इज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। देखो ये सारी चीजें हमारी डेली लाइफ में होती हैं। हम डेली लाइफ में कपड़ा भी गीला कर रहे हैं, भिगो रहे हैं, ठीक है। ईंटों को भी आप क्यों क्या करते हो, आप जब घर बनाते हो तो ईंटों को पानी क्यों देते हो, दीवारों को पानी क्यों देते हो, यही रीजन है। ईंटें क्या करती है, पानी सक कर लेती है, और सीमेंट जो उसके बीच में लगा होता है, सीमेंट, उसको सेट होने के लिए 20 थ्योरी ऑफ सीमेंट आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, शायद नहीं पढ़ा तो पढ़ोगे आप +2 में, मे बी +2 में हो। तो सीमेंट को क्या चाहिए होता है, सेट होने के लिए पानी चाहिए होता है 23 डेज के लिए। आप घर का लेंटर डालते हो तो आप कई दिन उसमें पानी भर देते हो, है ना, ताकि उसके अंदर क्या बना रहे, मॉइस्चर बना रहे। मॉइस्चर किस लिए चाहिए होता है, सीमेंट को सेट होने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। आप वॉल्स को पानी देते हो, जैसे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो घर में वॉल्स को पानी देते हो, है ना, तो वो क्या, वो हम ब्रिक्स को पानी देते हैं, ब्रिक्स पानी सक कर लेती हैं, और मॉइस्चर जो सीमेंट को सेट होने के लिए जो मॉइस्चर चाहिए होता है, जो पानी चाहिए होता है, वो सीमेंट को ऑटोमेटिकली मिलता रहता है। तो व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ प्लॉइंग द फील्ड। प्लॉइंग होता है हल चलाने की यूटिलिटी क्या है। द वाटर rises in the capillaries of the soil, hence it evaporate from the surface। अगर जमीन बहुत गीली है, नॉर्मली क्या होता है, हम जब खेत जोतने होते हैं, खेती जो करते हैं उनको पता हो, खेत जोतने पहले हम उसको गीला कर देते हैं, ठीक है, गीला करने के या बारिश का वेट करते हैं, बाद में हम उसके ऊपर क्या चलाते हैं, हल चलाते हैं। अब अगर अंदर बहुत गीला होगा, जो बीज आप डालोगे वो क्या होगा, सड़ जाएगा, सड़ जाएगा ना, पानी ज्यादा पानी होगा तो बीज क्या होगा, सड़ जाएगा। तो वो पानी को इवेपोरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके बाद हल चलाते हैं, फिर उसके अंदर बीज डालते हैं, ताकि बीज को जितना मॉइस्चर चाहिए है निकलने के लिए, प्लांट के निकलने के लिए, उतना मॉइस्चर उसको मिलता रहे, ठीक है। आपने फाउंटेन पेन देखा होगा, इंक पेन जो होते थे, जो आप यूज करते थे, इंक पेन जो आप यूज करते थे, कुछ इस तरह का रहता था वो, और उसकी जो निब होती थी यहाँ पे कटी होती थी, देखा है ना। तो ये जो कटा हुआ पोर्शन है, इट विल एक्ट एज कैपिलरी, इट विल एक्ट एज कैपिलरी, जो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ जो इंक है वो यहां तक, टिप तक पहुंचाता है। अगर ये कैपिलरी ना हो तो यहां से सारी की सारी इंक या तो नीचे आ जाएगी या बिल्कुल नहीं आएगी, है ना। तो वो जो कटा हुआ पोर्शन रहता है, निब इस तरह से होती है, ऐसी होती है ना, यहां से कटा होता है ना। तो ये जो कटा हुआ पोर्शन है, इट विल एक्ट एज कैपिलरी। तो यही क्वेश्चन है, द निब ऑफ फाउंटेन पेन इज स्प्लिट, ठीक है, टू मेक इट नैरो कैपिलरी। बाय डूइंग दिस इंक राइजेस इन द निब कंटिन्यूअसली, ठीक है, हेंस वी एबल टू राइट स्मूथली। मतलब बराबर अमाउंट ऑफ इंक जो है बाहर आएगी, ठीक है, और जिससे हम स्मूथली लिख सकते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट। अगला है डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? इट इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस inside the liquid is called angle of contact। ध्यान से सुनो, क्या एंगल बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड द सॉलिड सरफेस। जैसे मान लो ये कोई कंटेनर है, इसके अंदर हमें जो लिक्विड दिखाई देता है वो ऐसा दिखाई देता है, पर वो या तो ऐसा नहीं होगा, या तो वो इस तरह से होगा,
या वो इस तरह से होगा। पर हमें नॉर्मली जब हम देखेंगे तो हमें वो प्लेन दिखाई देता है, पर माइनर सा वो क्या होगा, इस तरह से या तो झुका होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, ये आ गया आपका सरफेस, ये लिक्विड सरफेस आ गया, यहां पे भी ये क्या आ गया, लिक्विड सरफेस आ गया। हम ये आपको दिखता है, पर एक्चुअल में होता है या तो ऐसे है या तो ऐसे है, ठीक है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, इट इज द टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है, एक लाइन होती है, टेंजेंट क्या होगा, एक लाइन होगी, ठीक है। टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड द सॉलिड सरफेस, टेंजेंट टू द लिक्विड सरफेस एंड द सॉलिड सरफेस। टेंजेंट, यहां लिक्विड सरफेस का टेंजेंट ये आएगा, ठीक है। ये जो एंगल रहेगा, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। कि लिक्विड किसी सॉलिड के अंदर ही डालोगे ना आप, है ना, तो सॉलिड के अंदर जो सॉलिड सरफेस है और साथ में जो टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस, उन दोनों के बीच का एंगल जो रहेगा, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ कांटेक्ट। अभी तो हम सिर्फ इसकी डेफिनेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो एक्यूट होगा, एंड एक्यूट का मतलब है लेस देन 90, ठीक है। एंगल ऑफ कांटेक्ट मान लेता हूं मैं थीटा है, ठीक है। थीटा जो है इट विल बी रिमेन लेस देन 90। एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा इट विल लेस देन 90। कब, ये समझना आपने, फॉर द लिक्विड, फॉर द लिक्विड which wets the walls of capillary, which जो कैपिलरी ट्यूब जो है, जो भी कैपिलरी की बात कर रहे हैं ना हम, कैपिलरी ट्यूब की वॉल्स को गीला करेगा, ठीक है ना, उसके साथ चिपक जाएगा। उस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या रहता है, लेस देन 90। लेस देन 90 को बोलते हैं एक्यूट। लेस देन 90 को क्या बोलते हैं, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी एक्यूट एंगल फॉर द लिक्विड्स व्हिच वेट्स द वॉल ऑफ कैपिलरी एंड हैविंग, एक नया वर्ड, एंड हैविंग, क्या लिखा हुआ है, कनकेव। अब कनकेव कैसा होता है, कनकेव होगा कुछ इस तरह सा, इस तरह का सरफेस। मान लो कोई कैपिलरी ट्यूब है, मैंने आपको बताया इस तरह से होगा लिक्विड कैपिलरी के अंदर, या तो ऐसे होगा, ये सारा नीचे लिक्विड है, ठीक है। तो इस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, इस सरफेस को क्या हम बोलते हैं, कनकेव सरफेस बोलते हैं। और इस केस में थीटा क्या होगा, इट विल लेस देन 90। तो दो कंडीशंस होंगी, एक तो लिक्विड मस्ट वेट द वॉल्स ऑफ द कैपिलरी, कैपिलरी की वॉल्स को अगर लिक्विड वेट करता है, गीला करता है, उसके साथ चिपक जाता है, तो उस केस में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, एक्यूट होगा, ठीक है। और सरफेस कैसा होगा, कनकेव होगा। समझ गए, ठीक है। दूसरी चीज कर देखिए, एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट विल बी ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब थीटा इज ग्रेटर देन 90। ये किस केस में होगा, उस केस में होगा फॉर ए लिक्विड विच डू नॉट वेट, फॉर द लिक्विड्स विच डू नॉट वेट, wet the walls
ऑफ एंड द सरफेस ऑफ लिक्विड विल बी कॉन्वेक्स। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई, मान लो ये कोई कैपिलरी ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर सारे के अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, तो कन्वेक्स होगा कुछ इस तरह का सरफेस, कन्वेक्स होगा कुछ इस तरह का सरफेस। ये रेड कलर से जो मैं बता रहा हूं ये सारा क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो इस केस में थीटा क्या होगा, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ठीक है। और सरफेस कैसा होगा, इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स कन्वेक्स सरफेस। अब क्वेश्चन क्या है, explain the factors on which angle of contact depends. Explain the factors on which angle of contact depends. ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या करता है, डिपेंड करता है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो डिपेंड करेगा पहली चीज के ऊपर। पहली चीज क्या, नेचर ऑफ सॉलिड, नंबर 1 नेचर ऑफ लिक्विड, एंड लिक्विड कैसा है और सॉलिड सरफेस कैसा है, लिक्विड कैसा है और साथ में सॉलिड सरफेस कैसा है, इन दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरा डिपेंड करेगा ऑन द मीडियम एग्जिस्टिंग ओवर द लिक्विड सरफेस। दूसरा डिपेंड करेगा ऑन द मीडियम एग्जिस्टिंग ओवर द लिक्विड सरफेस, कि जो लिक्विड सरफेस है चाहे कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, इसके ऊपर मीडियम कैसा है, ठीक है, इसके ऊपर मीडियम कैसा है, एयर है। नॉर्मली हम जो देखते हैं तो वो तो एयर ही होगी, ठीक है, नॉर्मली हम जो देखते हैं वो तो एयर ही होगी, पर हो सकता है नीचे मैंने पानी डाला, ऊपर मैंने तेल डाला हुआ है, कभी मिक्स नहीं होंगे, है ना, नहीं होंगे ना मिक्स, ठीक है। तो मीडियम, अब दूसरा मीडियम भी क्या बन गया, एक लिक्विड ही बन गया, तो अलग मीडियम हो गया, ये अलग मीडियम हो गया, ठीक है। तो एक तो लिक्विड सरफेस के ऊपर मीडियम कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, यहां भी ऐसा ही है, ठीक है। और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि लिक्विड कैसा है और सॉलिड सरफेस कैसा है। क्लियर हुई बात, चलो। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं ये। बाय विच फिनोमिना वाटर राइजेस फ्रॉम द रूट्स ऑफ लीव्स, पत्तों में या टहनियों में, पेड़ों की टहनियों में कैसे रूट से पानी ऊपर जाता है, तो बाय द फिनोमिना ऑफ कैपिलरिटी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड ऑफ इफ इट्स टेम्परेचर राइजेस। बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम उस लिक्विड का टेम्परेचर जो है उसको इंक्रीज कर दे। मान लो कोई एक कैपिलरी में हमने ठंडा पानी लिया, ठीक है, उस सेम कैपिलरी, उसी की तरह की दूसरी कैपिलरी के अंदर हमने क्या किया, गर्म पानी लिया, तो गर्म पानी का क्या इफेक्ट होगा, लिक्विड ज्यादा राइज करेगा या ज्यादा फॉल करेगा, ठीक है, ठंडे पानी के कंपैरिजन में वो चीज देखनी है, ठीक है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड इफ इट्स टेम्परेचर राइजेस। दो एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है इंक्रीज होता है,
एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीज होगा। मींस पहले मान लो इतना था, ऐसे था सरफेस मान, अरे क्या ये था, ठीक है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट हमारा बना ये इतना, ठीक है। अब हमने क्या किया, पानी को गर्म पानी लिया, ठीक है। तो सरफेस क्या होगा, ऐसा हो जाएगा। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट नहीं, ये हो जाएगा। तो अब एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होगा वो बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर के बढ़ने के साथ क्या होता है, यहां पे टेम्परेचर जो होगा ये ज्यादा होगा, यहां पे टेम्परेचर क्या है, कम होगा। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेक्स ए वाटर प्रूफ रेन कोट वाटर प्रूफ। अब एशियन पेंट की ऐड आती है, ठीक है, वाटर प्रूफ पेंट है, तो उसमें क्या किया है, या आप जो रेन कोट डालते हो वाटर प्रूफ आप जिसको बोलते हैं, तो वो भी एक कपड़ा, उसमें भी पोर्स होंगे, या तो वो प्लास्टिक का बना वो अलग चीज है, ठीक है। तो वाटर प्रूफ जो रहता है वो क्या रहता है, वाटर, आप छत घरों की वाटर प्रूफिंग कराते हो, ये कराते हो, तो उसमें क्या रहता है, ठीक है। उस केस में आप देखिए, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द मटेरियल ऑफ रेन कोट एंड वाटर मस्ट बी लेस देन 90, मस्ट बी ग्रेटर देन 90। जिस मटेरियल जो भी कपड़ा आप डाल रहे हो, ठीक है, मटेरियल ऑफ वाटर क्लॉथ एंड वाटर के बीच में अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 डिग्री है, तो वो कपड़ा जो होगा वाटर प्रूफ होगा। समझ गए, मटेरियल ऑफ क्लॉथ, ठीक है, मटेरियल ऑफ रेनकोट एंड वाटर के बीच में अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट चेक करोगे आप, अगर वो ऑब्ट्यूज है, ग्रेटर देन 90 है, तो वो क्लॉथ क्या होगा, वो कोई भी क्लॉथ होगा वो क्या होगा, वाटर प्रूफ होगा। तो जो पेंट वगैरह बनाते हैं उसमें भी ये देखते हैं कि जो केमिकल डाल रहे हैं उसमें, इस पेंट के अंदर जो केमिकल वो मिला रहे हैं, अब इसके ऊपर भी अगर आप पानी फेंकोगे तो पानी एकदम से नीचे गिरेगा, ठीक है, इसके ऊपर फेंकोगे तो थोड़ा गीला होगा। तो इस केस में क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा। इस केस में मे बी एंगल ऑफ कांटेक्ट इक्वल टू 90 डिग्री या लेस देन 90 डिग्री होगा। समझ में आ रही है बात, इंटरेस्टिंग है ये। हम पेंट भी करवाते हैं, क्यों करवाते हैं, टाइल्स लगवा रहे हैं, क्यों लगवा रहे हैं, टाइल्स के मटेरियल और वाटर के बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, इसलिए टाइल्स पानी सक नहीं करती, ठीक है, उनके अंदर पानी नहीं जाता, जैसे आप पानी फेंकोगे पानी एकदम से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। टेफ्लॉन इज कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ नॉन स्टिक पैन। घर में आप तवा यूज करते हो या जो पैन यूज करते हो जिसमें आप सब्जी बनाते हो, पहले हम कढ़ाइयाँ यूज करते थे, ठीक है, आप क्या करते हैं, कौन सा, नॉन स्टिक पैन, और उसके पैकेट के ऊपर आप लिखो उसमें लिखा होता है, पढ़ोगे कभी कोई नया खरीदोगे उस पर लिखा होगा टेफ्लॉन कोटेड। तो टेफ्लॉन क्या एक स्पेशल मटेरियल है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि टेफ्लॉन और सब्जी या तेल जो रहता है जो आप डालते हो उस पैन के अंदर, उनके बीच में एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑब्ट्यूज होता है, जिसके कारण आपकी सब्जी, रोटी, ऑयल जो है उसके साथ चिपकता नहीं है, ठीक है। चिपकेगा कहां, जब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, एक्यूट होगा। आप सिंपल कढ़ाई ले लो, उसमें सब्जी बनाओ तो नीचे लग जाती है ना, है ना, चिपक जाती है ना, काली हो जाती है ना नीचे, ठीक है। और जो आप दूसरा फ्राइंग पैन लो, जरा सा बिम लो और थोड़ा सा ऐसे घुमाओ, स्नेहा बहुत घुमाती है, ठीक है, तो वो वहां पे देखो जो टेफ्लॉन कोटेड फ्राइंग पैन होगा वो क्या होगा, एकदम से क्लीन हो जाता है, जबकि जो दूसरे रहेंगे ऑर्डिनरी पैन रहेंगे उनमें क्या होगा, मटेरियल जो होगा उसको निकालने में हमें क्या आता है, दिक्कत आती है, ठीक है। तो बिकॉज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टेफ्लॉन and oil is obtuse, this makes frying pan non sticky,
ठीक है। उसके बाद एक नया नाम है वेटिंग एजेंट। वेटिंग एजेंट, अब ये वेटिंग एजेंट क्या होता है? ठीक है, वेटिंग एजेंट ये एक केमिकल है, यूज करते हैं हम कलरिंग ऑफ क्लोथ्स के लिए। कपड़ों को जब रंगते हैं हम, कलर करते हैं कपड़ों में, ठीक है, उनको रंग करते हैं, तो वेटिंग एजेंट का यूज करते हैं। ये क्या करता है, जो सरफेस टेंशन होती है कलर की उसको कम करता है। वेटिंग एजेंट डिक्रीजेस सरफेस टेंशन ऑफ कलर। कलर की अपनी सरफेस टेंशन होगी। अगर हम, कई बार होता है, आपने देखा होगा, आप किसी क्लॉथ को लो, आप किसी ऐसे लिक्विड के अंदर डाल रहे हो तो बड़ी जल्दी वो उसमें उसका कलर नहीं आएगा। ठीक है, किसी स्पेशल कलर को लो, उसके अंदर डुबो, एकदम से कलर उसके अंदर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो जिसमें वेटिंग एजेंट डला होगा उसके कारण क्या होगा, कलर की सरफेस टेंशन कम हो जाएगी और वो जो है इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा उस क्लॉथ के अंदर। क्यों? वेटिंग एजेंट क्या करता है, सरफेस टेंशन को कम कर देता है, जिसके कारण जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है क्लॉथ और डाई के बीच में, क्लॉथ और डाई, डाई क्या बोलते हैं, वो कलर को ही बोलते हैं, क्लॉथ और डाई के बीच में जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है कम हो जाता है, और डाई कैन पेनिट्रेट, डाई कैन penetrate the cloth easily, hence coloring of cloth becomes uniform। जिसके कारण कलरिंग जो है क्लॉथ की क्या होता है, एकदम से यूनिफॉर्म हो जाएगी, सारी जगह एक जैसा ही कलर होगा। नेक्स्ट है सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस। ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ सरफेस। एक्सप्लेन। बिकॉज इट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन आइदर साइड ऑफ इमेजिनरी लाइन ड्रॉन ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड। ठीक है, ये आप पहले कर चुके हो। विच पार्ट ऑफ लिक्विड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनोमिना, सरफेस टेंशन के कुछ क्वेश्चंस आ गए। एक्चुअली क्या है, पेजेस ना उल्टे सीधे लग गए हैं, तो ये क्वेश्चन शायद कल छूट गए हैं। चलो कर लेते हैं, इसमें क्या है। विच पार्ट ऑफ लिक्विड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिना ऑफ सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन के फिनोमिना के लिए जो सरफेस ऑफ लिक्विड है उसके ऊपर की जो फिल्म रहती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल। ऊपर जो लिक्विड है उसके ऊपर की जो फिल्म रहती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिना। ये क्या करती है, साइज को छोटा करने की कोशिश करती है। सरफेस टेंशन क्या करता है, लिक्विड के साइज को क्या करता है, कंप्रेस करने की कोशिश करता है, ताकि वो मिनिमम सरफेस एरिया जो है वो एनक्लोज करे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सरफेस एनर्जी। व्हाट इज सरफेस एनर्जी। ठीक है, द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ फिल्म, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया ऑफ फिल्म इज नोन एज सरफेस एनर्जी। तो इट इज पर यूनिट of is known as surface energy। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, है ना ये आपके इसमें, हाँ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, हमें पता है सरफेस टेंशन क्या होती है।
सरफेस टेंशन हम लेते हैं टी, हमने मान लिया टी जो है सरफेस टेंशन है, ठीक है, और ई जो है वो दैट इज सरफेस एनर्जी। हम मान लेते हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है, वर्क डन इन इंक्रीज द सरफेस एरिया बाय एन अमाउंट 2Lx, ठीक है, 2L और साथ में x। 2L तो वैसे ही लेते हैं, F अपॉन 2L क्या होता है, सरफेस टेंशन, है ना। तो उसका एरिया जो वर्क, उसका एरिया जो है, मान लो एरिया इतना था, उसके एरिया को इंक्रीज करने के लिए वर्क, ठीक है, तो कितना कितना इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, बाई एन अमाउंट ऑफ 2Lx, ठीक है। देन सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन क्या होगी, T इट इज F अपॉन 2L आ गया, ठीक है। यहां से आप F निकाल लो तो T इंटू 2L आ गया, क्लियर है। इसको ले लो आप इक्वेशन 1। अब सरफेस एनर्जी जो है, अब वर्क डन इन इंक्रीजिंग एरिया, वर्क डन इन इंक्रीजिंग वर्क डन इन इंक्रीजिंग एरिया, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम W, ठीक है। तो वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो सरफेस एनर्जी अभी मैंने बताया, वर्क डन इन इंक्रीजिंग एरिया, हाँ, अपॉन, हाँ, एरिया ऑफ सरफेस, तो W अपॉन 2Lx, W अपॉन 2Lx, तो यहां से ये आ गई सरफेस एनर्जी W अपॉन 2Lx, ठीक है। अब W हमने क्या निकाला था, हाँ, तो ये क्या आ गया, Fx अपॉन 2Lx, ठीक है। x से x कट रहा है, ठीक है, और F अपॉन 2L क्या है, T है, तो इसका मतलब सरफेस एनर्जी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, सरफेस टेंशन के इक्वल होती है। तो आपसे पूछ ले व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, अगर आता है फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन, तब तो आप लिखोगे, ये पूरा प्रूव करोगे, ठीक है। और अगर सीधे पूछता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, या ऐसे आ जाता है आपको एमसीक्यू में कि सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन, फोर्स, वर्क एंड कोई और, है ना, तो आप क्या लिखोगे, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू ऑलवेज इक्वल टू सरफेस टेंशन, ठीक है। व्हाई वी कैन नॉट क्लीन डर्टी क्लॉथ्स विद सिंपल वाटर, गंदे कपड़ों को हम सिंपल वाटर से क्यों नहीं हम कर पाते हैं, धो नहीं पाते हैं, क्यों हमें साबुन यूज करना पड़ता है, बिकॉज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द डर्ट एंड वाटर इज ऑब्ट्यूज, जो मैल होती है और वाटर के बीच में जो एंगल है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, कैसा होता है, ऑब्ट्यूज होता है। जैसे हम साबुन उसमें मिलाते हैं तो वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बन जाता है एक्यूट। पहले क्या था, डर्ट और वाटर के बीच में एंगल ऑब्ट्यूज था, ठीक है, तो पानी उसके अंदर आसानी से कपड़े के अंदर नहीं जा पा रहा था, पर जैसे ही हमने उसके अंदर डिटर्जेंट मिलाया, इट विल कम वर्क एज वेटिंग एजेंट, इट विल वर्क एज वेटिंग एजेंट, जो क्या करेगा, जो क्लॉथ है या डर्ट है और जो वाटर है उसके बीच के एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को क्या बना देगा, एक्यूट बना देगा। सोचा कभी कपड़े धोते समय, नहीं ना। आज के बाद याद रखिए कि हम साबुन क्यों मिलाते हैं, साबुन काम करता है किसका, वेटिंग एजेंट का, जो कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द वाटर एंड डर्ट और क्लॉथ। अब डर्टी क्लॉथ है, डर्टी क्लॉथ के बीच में एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को क्या बना देगा, एक्यूट बना देगा, जिसके कारण क्या होगा, वाटर जो है इजिली पेनिट्रेट कर, धोता कपड़े को पानी है, धोता कपड़े को पानी, हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, सर्फ एक्सल बीम, ये वो सारे ये सब ड्रामे हैं, ऑल दीज आर वेटिंग एजेंट, ठीक है ना। जो ज्यादा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट बना देगा वो अच्छा डिटर्जेंट हो गया, जो कम बनाएगा वो घटिया डिटर्जेंट होगा। पर काम धोने का कौन करता है, पानी करता है। बाद में साबुन जिसको आपने डाला होता है उसको निकाल नहीं देते हो आप, है ना। अगर इतना ही अच्छा साबुन है उसको अंदर ही रहने दो, वैसे सुखा लो, डाल लो, पर आप क्या करते हो, पानी को निकाल देते हो, है ना। वो वेटिंग एजेंट था, उसने अपना काम किया, बाद में हम उसको दोबारा से निकाल देते हैं। तो ये है
कि हम जो है वाटर डर्टी जो क्लॉथ्स रहते हैं उनको हम सिंपल वाटर से क्यों नहीं धो पाते हैं। तो बाकी करेंगे कल, ठीक है, ओके।